बांग्लादेश में 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आती शेख हसीना। क्या वाकई उनको मदद की आवश्यकता है? अगर उनको मदद की आवश्यकता है तो रोहिंग्या मुसलमान पर जब ऐसा बयान देकर शेख हसीना जाती हैं या फिर जाएंगी तो भारत को परेशानी हो रही है। तो क्या परेशान भारत बांग्लादेश की मदद करना चाहेगा? क्योंकि भारत बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है और बांग्लादेश मेरे लिए यानी कि भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको तलाशने की कोशिश करते हैं, पूरी कहानी पूरा माजरा है क्या। देखिए, दिसंबर 2023 में बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां के कट्टर इस्लामी दल हसीना का सरकार को हसीना की जो सरकार है उसको हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकने की धमकी दे दी है और बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवाद एक चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है। खास करके देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वारदातों को लेकर के बांग्लादेश के विपक्षी दलों यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो एक पार्टी है, और जमात ए इस्लामी ने चुनावों का सामना करने के बजाय अवाम लीग सरकार, जो कि इस समय सरकार में है, को सशस्त्र रूप से हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकने की धमकी दी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव जब भी होते हैं इन पे मतलब किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब इनको हम हटाएंगे तो हिंसा के माध्यम से हटाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि 2009 से ही बांग्लादेश की सत्ता पर विराजमान है शेख हसीना। 13 साल से लगातार शेख हसीना की आवाम लीग सरकार वहां के कट्टरपंथियों और युद्ध अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जो बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के लिए तो सिंपल तौर पर खतरा तो होता ही होता है। और भारत विरोधी भी जो बातें होती हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है क्योंकि इंपॉर्टेंस उनको पता है। शेख हसीना ने बांग्लादेश से संचालित होने वाले भारतीय उग्रवादियों पर भी लगातार कार्रवाई की है, जिससे लोग, इनकी विपक्षी पार्टियां परेशान है। हसीना ने ये जो कदम उठाया है इस मुश्किल के बावजूद उठाया कि बांग्लादेश की सेना और डायरेक्टरेट जनरल फोर्सेस इंटेलिजेंस में इस्लामिक कट्टरता साफ तौर पर दिखाई देती है, जो उन्हें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान से विरासत में मिली थी। इनको पता है कि हमारा जनरल ऐसा है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला मोमेन, वो कहते हैं कि यार देखो, उन्होंने भारत की सरकार से पीएम हसीना को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन जब बात मीडिया में आती है तो पलट जाते कि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। खैर, एक बात बिल्कुल सही है कि चुनावों से लगभग एक साल पहले सत्तारूढ़ आवाम लीग को विपक्ष की बढ़ती धमकियों के बीच शेख हसीना की यह जो आखिरी विदेश यात्रा हो सकती है और वह अपना ध्यान पार्टी के अभियान पर फिर केंद्रित करना चाहेंगे। इस लिहाज से आप समझना कि शेख हसीना का भारत का ये जो दौरा है काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है। देखो, इंडिया को बांग्लादेश की आवश्यकता है और बांग्लादेश को इंडिया की आवश्यकता है। कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, जिसमें आपका जल भी है, जल संसाधन है, रेलवे है, साइंस है और तकनीकी तथा अंतरिक्ष तकनीक जैसे जुड़े हुए जो विषय हैं, इस पर भी एग्रीमेंट्स हुए। इन सब पे बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक फैक्चुअल बात बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि भारत से बांग्लादेश क्या चाहता है और भारत ने उसको क्या दे दिया, और भारत को क्या चाहिए और भारत को क्या मिला। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट मजबूत होना भारत के हित में है, क्योंकि ये ज्यादातर कच्चा माल भारत से ही लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का एक आंकड़ा बताता है, जो वर्किंग पेपर के मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट था 182% बढ़ सकता है। अगर भारत बांग्लादेश के कुछ अतिरिक्त कारोबारी सहूलियत अगर उसको दे देगा और ट्रांजैक्शन की लागतों में कमी करता है, तो ये जो ये निर्यात है वो 300% तक बढ़ सकता है। इससे भारत की रॉ मटेरियल इंडस्ट्री से लेकर के पूरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग जो भी सेक्टर है उन दोनों को सिंपल तौर पे फायदा होगा ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो बढ़ती जरूरतें हैं वो भारत के लिए वहां बाजार मुहैया कराएंगी। और बांग्लादेश भारत का, आपको पता है कि छठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों के बीच 2009 में 2.4 अरब डॉलर का कारोबार होता था, लेकिन 2020-21 में यह बढ़कर के सीधा 10.8 अरब डॉलर का कारोबार हो जाता है। शेख हसीना की यात्रा दोनों देशों के सामरिक समीकरण के साथ ही आपसी कारोबारी बढ़ाने पर काफी जोर वाला है। फिलहाल बांग्लादेश यही चाहता है कि भैया हमारा फायदा होना चाहिए, आपको फायदा हो जाएगा। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप और कनेक्टिविटी में अपनी जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने की बात की और बढ़ाई भी है, भी एग्रीमेंट चल रहे हैं। अरे कुल जमा बात दोस्त ये है कि हमें बांग्लादेश की ओर देखना है और बांग्लादेश को हमारी जरूरतों को भी देखना पड़ेगा। देखो, आपको पता है बांग्लादेश में एक स्टेबल सरकार होना क्यों आवश्यकता है और बहुत जरूरी भी है। बॉर्डर स्टेट है भाई हमारी, है सब। हम सबने देखा था, इंक्लूडिंग अभी देखा होगा मोदी
जी ने किस तरह से ममता और ये तीस्ता नदी बांग्लादेश के बीच में विवाद को उन्होंने सुलझाया था, अपने हाथ में कमान ली थी, बात को उन्होंने सुलझा दिया था। चिकन नेक की जो बात आ रही थी, जिसको चीन हड़पना चाह रहा था, 7 सिस्टर एकदम कट जाती, उसको मोदी जी ने बहुत बाकायदा बहुत अच्छी तरह संभाला। ये पता है आपको, इसकी मैं तारीफ भी कर चुका हूं कई बार लाइव सेशन में। विदेश नीति इनकी यहां पर अच्छी है, लेकिन चाइना से हमें सतर्क बहुत रहना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि चाइना से सतर्क रहने की आवश्यकता है, मैं समझाता हूं क्यों कहता हूं मैं आपसे। बांग्लादेश ने भारत को चटगांव बंदरगाह इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। आज अगरतला से अखौरा तक रेल लिंक बन चुका है। आज अगरतला से कोई ढाका होकर के कोलकाता आना चाहता है तो बहुत ही आसानी से आ सकता है। भारत ने शेख हसीना की सरकार की मदद से त्रिपुरा में एक पावर प्लांट खोल दिया है। इस तरह से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के बीच का जो संपर्क है, जो आप कहेंगे जो कनेक्टिविटी है, वो लगातार बढ़ाई जा रही है। हसीना सरकार के सहयोग के रुख से ही दोनों देशों के भी सहयोग का एक नया आयाम खुला है। यानी कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मोदी जी और शेख हसीना दोनों के लिए सही है। बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है, ये पता है आपको। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे देश की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए इस इलाके के ऐसे देश की जरूरत है जो उसका दोस्त हो, बांग्लादेश। यही वजह है कि भारत को बांग्लादेश की मदद कर रहा है और उसको जरूरत भी है। इसीलिए भारत की सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी रणनीतियां हैं वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे पड़ोसियों की अहमियत काफ़ी अहम हो जाती है। अब ये नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो है वो यही है कि पहले हम अपना पड़ोसी देखेंगे फिर हम आपको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बन जाता है कि रोहिंग्याओं पर पीएम शेख हसीना के बयान ने ना भारत को थोड़ा सा परेशान कर दिया है। क्या कह दिया इन्होंने, मैम ने इन्होंने कहा कि देखो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और रोहिंग्याओं की समस्या निपटाने में बहुत कुछ कर सकता है। पिछले साल संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक हमें और आपको पता है कि भारत के करीब 12 राज्यों में और केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरीज में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं? इसमें आपका जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और केरला भी है। भारत सरकार रोहिंग्याओं को देश से बाहर करने की मंशा पहले ही जता चुकी है। ये मैंने किसी राजनीतिक पार्टी रैली में सुना था मैंने। लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है, कुछ ना हुआ है ना ये कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है कब हो जाती है? नागरिक संशोधन बिल कैब 2019 की चर्चा के दौरान केंद्रीय अमित शाह ने कह दिया था कि भारत रोहिंग्याओं को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताती रही है और रोहिंग्या मुसलमान आज कहीं शरणार्थी तो कहीं घुसपैठिए के तौर पर जाने जाते हैं। रोहिंग्याओं की जो कहानी है वो म्यांमार में शुरू होती है। जब अंग्रेज ने वहां हुकूमत करना शुरू किया था तब म्यांमार बर्मा के नाम से जाना जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 आपको याद है, उसके बाद स्थितियां बदली हैं। 1862 में अंग्रेज बर्मा में राज करने लगे थे। उस दौरान चावल की कीमतें लोगों को सता रही थी, इसलिए चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश, तब के भारत के पूर्वी हिस्से को कहा जाता था बांग्लादेश से प्रवासियों को म्यांमार में बसने का काम शुरू करा दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें खाली पड़ी जमीनों पर बसा दिया, बोले आप लोग यहाँ पर रहिए, और सब उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्याओं को वहाँ का मूल निवासी मानने से मना कर दिया है। आपको पता है कि बांग्लादेश में चाइनीज बस रहे हैं और वहाँ शादियां भी कर रहे हैं। रोहिंग्याओं के साथ अवैध नागरिक के तौर पर बर्ताव किया जाने लगा है। म्यांमार का बाकी का समाज भी रोहिंग्याओं से परहेज रखता है क्योंकि उसे लगता है कि रोहिंग्या अंग्रेजी सरकार के आदमी हैं। म्यांमार में रोहिंग्याओं को मूलभूत सुविधाएं जो बेसिक नेसेसिटी होती है ना, जैसे एजुकेशन ले लीजिए आप, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, सरकारी सेवाओं को ले लीजिए, उन सबसे वंचित कर दिया जाता है। नागरिक अगर नहीं है तो आपको सब चीज़ मिलती भी नहीं है ना। म्यांमार में संघर्ष झेलने वाले रोहिंग्याओं ने वहाँ से निकल करके दक्षिण एशिया की तरफ ना देशों में सोचा कि हाँ शरण लेना शुरू कर देंगे, और बांग्लादेश रोहिंग्याओं के पसंद की जगह बताई जाता है। सबसे ज़्यादा रोहिंग्या आपको वहीं मिलेंगे। लेकिन इंडिया को परेशान वाली एक ऐसी कहानी मैं आपको बताता हूं जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है।
अभी रिसेंट बात मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उन्होंने एक ट्वीट किया था, फिर उस ट्वीट पे पता नहीं आके अपना बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकवरवाला इस इलाके में जो फ्लैट है ना, वहाँ पर हम उनको हस्तांतरण कर देंगे, आप आइए यहाँ पे रहिए, दिल्ली पुलिस जो है आपकी सुरक्षा करेगी, आपको खाना पीना मिलेगा और जो भी सुविधाएं होंगी आपको दी जाएंगी। लेकिन गृह मंत्रालय अमित शाह की तरफ से आता है कि भैया देखो, पता नहीं क्या कह दिया उन्होंने, ये दिल्ली के बकवरवाला में ना रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को फ्लैट प्रदान करने का अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया गया है, ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको यहाँ रखेंगे, कोई निर्देश हमें दिया ही नहीं है। अब गृह मंत्रालय ने ये भी कह दिया कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को एक नए स्थान पर स्थानांतरण करने का प्रस्ताव दिया था, वो दिल्ली सरकार पर डाल दिया, और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। अब जैसे ही अमित शाह की तरफ से ये निकल के आता है तो उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके पूछा कि किसके निर्देश पर रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों को यहाँ फ्लैट देने का फैसला किया था। अब रोहिंग्याओं के साथ आप बर्ताव थोड़ा सही नहीं रखेंगे, बांग्लादेश की तरफ बढ़ेंगे तो समस्या ना भारत के लिए आ जाएगी, आपको पता है, और भारत में रखेंगे तो फिर इनकी राजनीतिक करियर पे समस्या आ जाएगी। अगर यहाँ से रोहिंग्या लौट करके बांग्लादेश चले जाते हैं दोस्त, तो वहाँ पर रहने को जगह वैसे है नहीं, खाने पीने के लाले अभी फिलहाल तो पड़े हुए हैं, वहाँ जगह भी नहीं है और मैन पावर इतनी बहुत अधिक हो रखी है, वहाँ स्थिति काबू में नहीं आएगी, वहाँ सब कुछ बिगड़ जाएगा, वहाँ के रिसोर्सेज मतलब मट्टी पलित हो जाएगी। उनको शेख हसीना को पता है बांग्लादेश इससे नाराज हो जाएगा, और भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश नाराज हो, क्योंकि हम ना चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। बांग्लादेश ले लीजिए, चाइना यहां से मारने को तैयार है, श्रीलंका पे कब्जा लगभग कर ही चुका है आपका चाइना हम्बनटोटा पोर्ट पर। आपको एक बात बता देता हूं दोस्त, 4 चाइनीज कंपनी है, उन्होंने क्या किया है कि बांग्लादेश में ना कहा है कि हमारे पास एक प्लान है, स्मार्ट सिटीज हम आपको बनाएंगे, चलो बना के दे दी। अब चाइनीज वाले क्या करेंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, प्लॉट लेंगे सिटीज को, उसमें प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे, लोग घर देंगे तो पैसा उसमें कमा लेंगे। डेवलपमेंट के नाम पे ना वो सीधा सी पोर्ट पे जा रहा है, जो कि चिटगांव है जिसमें क्रिकेट मैदान भी है ना, आपको याद होगा, तो ये नाम आपने सुना भी होगा। तो वहां के पोर्ट पर डेवलपमेंट के नाम पर कब्जा कर लेंगे। हम्बनटोटा के साथ ऐसा ही किया था कि चलो हम डेवलपमेंट कर रहे तो हम्बनटोटा का भी डेवलपमेंट कर देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है 99 साल के लीज पर हम चाइनीज को दे दिया है। ऐसे ही चिटगांव का जो पोर्ट है उस पर चाइनीज कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब सोचिए जरा, थोड़ा सोचिए कि हम बांग्लादेश को निराश नहीं कर सकते। रोहिंग्या के मामले बांग्लादेश की शेख हसीना ने कुछ बोला है तो भारत को थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि चाइना ने श्रीलंका है, इधर आपका उधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर आपका बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश है, आपका सारी स्थितियां तो आपकी खराब होती जा रही हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा ना तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन जिस तरह से साधन संपन्न तो था, साधन संपन्न और भी देश थे उस वक्त तक, लेकिन ब्रिटेन लगातार बहुत फास्ट तरीके से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता क्यों कर पा रहा था, क्योंकि उसको ना लैंड को लेकर कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो एक आइलैंड खुद अपने आप में है। क्या तुम आके घेरोगे, तो वहां बॉर्डर डिस्प्यूट होता नहीं था, मारा काटी लैंड को लेके होती नहीं थी, तो अपना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने लगा, डिमांड सप्लाई में काम करने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 की जब स्थिति बनती है तो वो इटली और जर्मनी को अपने हिसाब से क्या कहते हैं टैकल करने लगा, उनका भी परोक्ष रूप से साथ देने लगा, कुछ मना नहीं करने लगा, क्योंकि बिजनेस उसको वहां से मिल रहा था। तो स्थिति तुष्टीकरण की जो राजनीति ब्रिटेन ने उसने अपनानी शुरू कर दी थी, तो अपना बिजनेस लगातार वो करता जा रहा था। भारत के साथ तो ऐसा हो नहीं सकता, भारत तो आइलैंड थोड़ी ना भाई। आप देखो चारों तरफ से तो मतलब लैंड डिस्प्यूट चल ही रहा है, कश्मीर हमारा पाकिस्तान करने लगता है, इधर चाइना चीन वाला स्थिति बनी हुई है, यहाँ पीओके, तो सारी चीज अब घिरे हुए हैं। अब आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मतलब इन दो को झेल रहे हैं फिर और 2-3 चीज हमारे सामने और निकल के आ जाएं, तो यहाँ पर डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा। डेवलपमेंट के लिए टाइम हम पे मिलेगा नहीं, हम बॉर्डर की सुरक्षा में लगे रह जाएंगे, वही चुनाव के कैंपेन में लगे रह जाएंगे, मेरा और आपको होगा डेवलपमेंट नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा गंभीर मसला है, थोड़ा सा ये तो भारत को भी सोचना चाहिए। तो लेकिन फिलहाल तो चिंता वाली बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर एक स्थिर सरकार हमें और आपको चाहिए होगी। बॉर्डर डिस्प्यूट हमें नहीं चाहिए, अनस्टेबल सरकार हमें नहीं चाहिए। विपक्ष का स्थिति क्या है वो आप सबको पता है। दैट्स इट। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्य वेव जयते। नमस्कार।